हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 तक था। सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में रूल करने वाली चौथी डायनेस्टी मानी जाती है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को रूल करने वाली स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद खिलजी एंड फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, अब सैयद डायनेस्टी एंड फिर इसके बाद में लोधी डायनेस्टी। 5 डायनेस्टीज थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया था। दिस सैयद डायनेस्टी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जिसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 तक था। सैयद डायनेस्टी ने बहुत ही अस्थिरता के दौरान रूल किया था, जब इंस्टेबिलिटी चल रही थी बहुत ज़्यादा। उनके पास पहले के वंशज जैसी इतनी ताकत नहीं थी और वो एक क्षेत्रों को एक रखने में संघर्ष करते रहे। तैमूर के जाने के बाद क्या हुआ, दिल्ली बिल्कुल खाली हो गई। उसमें ना कोई राजा था ना कोई सेना। 1414 में तैमूर का एक पुराना गवर्नर था खिज़र खान, वो आया। उसने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की, पर यह सुल्तान सिर्फ नाम का ही सुल्तान था। असली ताकत तो उसके वज़ीर और आसपास के नवाबों के पास थी। खिज़र खान से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह तक 4 राजे हुए थे जिन्होंने 47 साल तक रूल किया। पर सिचुएशन कैसी थी? सुल्तान का हुक्म सिर्फ दिल्ली से पलम एयरपोर्ट तक ही चलता था। पंजाब, जौनपुर, मालवा जैसे सब आज़ाद हो गए थे, जो कि फ़िरोज़ शाह ने अपने टाइम पीरियड में बिल्ड किए थे। ना कोई बड़ी जंग जीती उन्होंने, ना कोई बड़ी इमारत बनवाई, बस सबके सब अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए थे। लास्ट सुल्तान था आलम शाह, वो भी तंग आकर बादोन चला गया और 1451 में अपनी गद्दी बहलोल लोधी को दे दी। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर चैप्टर माना जाता है। खिज़र खान, जिसने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था, तो तैमूर के हमले के बाद जो भी डिसऑर्डर फैल गया था वहाँ पर, उस पर कंट्रोल किया खिज़र खान ने। उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, बल्कि वो तैमूरी रूलर्स के साथ उसने रहना पसंद किया। खिज़र खान के बाद मुबारक शाह। मुबारक शाह सल्तनत का गौरव वापस लाने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जो लोकल रूलर्स थे वो लगातार विरोध करते रहे। मुबारक शाह एक योग्य शासक थे जिसने राज्यों में व्यवस्था वापस लाने की कोशिश की। 1421 में खिज़र खान के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। ये एक पहला सैयद था जिसने खुलकर सुल्तान का टाइटल लिया और बोला कि अब मैं समरकंद का नौकर नहीं बनूंगा। मोहम्मद शाह, उसने लंबे समय तक रूल किया था, लेकिन शक्तिशाली अफगान सरदारों के खिलाफ उसने काफ़ी संघर्ष किया। उसका कंट्रोल ज़्यादातर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। 1434 में मुबारक शाह के मरने के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, पर सैयद वंश का असली खेल तब तक ख़त्म हो चुका था। दिल्ली के बाहर हर जगह अफगान सरदार और नवाब अपना राज चला रहे थे। मोहम्मद शाह के पास बस दिल्ली और 20-30 किलोमीटर आसपास का ही इलाका बचा था। 36 ईयर्स तक उसने राज किया। 1445 में उसकी मृत्यु हो गई और उसने भी कुछ खास किया नहीं दिल्ली सल्तनत के लिए। मुबारक शाह के बाद आलम शाह, जो कि सैयद डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, बाद में उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी, जिससे लोधी परिवार को सिंहासन मिल गया। एक ऐसा सुल्तान जिसे अपनी गद्दी से ज़्यादा बादोन पसंद थी। उसे उस टाइम का शांति का सबसे बड़ा भक्त माना गया, क्योंकि उसने शांति से गद्दी दे दी बिना कोई लड़ाई किए। तो क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस थे? सैयद का लगातार लड़ाइयों से भरा हुआ था। उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग सत्ता नहीं थी जो कि वो इतने ताकतवर वंशों को लड़ने से रोक सके। सैयद डायनेस्टी की सिचुएशन ऐसी थी जैसे बिना प्रिंसिपल के स्कूल। टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन पीरियड, सैयद डायनेस्टी तुगलक और लोधी के बीच में एक पुल की तरह था। भले ही उनका शासन छोटा रहा, लेकिन उन्होंने दिल्ली की गद्दी को मेंटेन करके रखा। एज हमें भी पता है, हमने पढ़ लिया है कि सैयद डायनेस्टी के जो भी सुल्तान्स बने थे दिल्ली सल्तनत को रूल करने के लिए, वो कैसे थे, उन्होंने कैसे ही रूल किया था, राइट। लेकिन फिर भी दिल्ली थ्रोन मेंटेन करके ही रखा। इसके बाद लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत को रूल करेगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।